ऐसी शर्ट अगर तुम किसी भी कंट्री की लेना चाहते हो, यूरोस के एडिशन 2024 की शर्ट है, अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम इसको kidshub.official के ऊपर खरीद सकते हो। और तुम जो हो, मेरा जो कूपन कोड है समर 10 का, उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो अगर तुम ये डिस्काउंट लेना चाहते हो तो इस कूपन कोड को यूज करो। बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है, ड्राई फिट मटेरियल है ये। और इसको वॉशिंग मशीन में तुमने बिल्कुल नहीं धोना। अगर तुम इसको धोते हो तो तुम खुद एक बेवकूफ आदमी हो, लेकिन तुमने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है। सो ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कूपन एंड बाय दीज शर्ट्स। चाहे जर्मनी की लेना चाहते हो या पोर्चुगल की लेना चाहते हो, कोई भी शर्ट लेना चाहते हो तुम ये कूपन कोड यूज करके ले सकते हो, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए ऑफर है। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज हम बात करने वाले हैं 3 मैचेस के ऊपर। अर्जेंटीना पेरू का मैच हुआ एंड इटली जो है वो बाहर हो चुकी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ उसके ऊपर कि इटली जो है वो बाहर हो चुकी है, क्योंकि मैं चाहता था वो कम से कम सेमीफाइनल तक आए और डार्क हॉर्सेस बन के जो है वो निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड ने इटली को हरा दिया है और उसी के साथ कल एक और मैच हुआ जिसमें जर्मनी ने डेनमार्क को हराया। और ये 3 मैचेस हुए हैं, बट इसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मैच तुम लोगों का कौन सा था ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना के जो असिस्टेंट कोच हैं वॉल्टर सैमुअल, वो जो थे वो टच लाइन के ऊपर थे। स्केलोनी नहीं थे क्योंकि उनको एक वो मिल गया था, येलो कार्ड मिल गया था, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गए थे। और उसकी वजह से ये हुआ कि फिर अर्जेंटीना ने 10 चेंजेस किए अपनी लाइनअप के अंदर, और उन 10 चेंजेस के बावजूद कोई भी प्लेइंग स्टाइल में फ़र्क नहीं आया, कोई भी फिलॉसफी में फ़र्क नहीं आया, किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं आया। अर्जेंटीना ने वैसे ही डोमिनेट किया जिस तरह वो कह सकते हैं कि सेकंड मैच में डोमिनेट करते हुए आ रही थी। फर्स्ट मैच में उनका रिदम थोड़ा सा इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लगा अर्जेंटीना का, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने 0 गोल्स कंसीड किए। 0 गोल्स कंसीड किए अर्जेंटीना ने इस पूरे कोपा अमेरिका के ग्रुप स्टेज के अंदर, और 9 पॉइंट्स के साथ तीनों के तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं और छाती ठोक के अब वो जाएंगे क्वार्टर फाइनल में। या तो वो मेक्सिको से खेलेंगे या फिर वो काइसीडो की इक्वाडोर से खेलेंगे। सो ये एक ऐसा मैचअप हो सकता है, इनमें से किसी एक टीम से अर्जेंटीना खेलने वाली है क्वार्टर फाइनल के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों टीमों को अर्जेंटीना और मेसी की जो टीम है वो हरा सकती है। और सेमीफाइनल तक अर्जेंटीना अगर नहीं पहुंचती तो मैं बड़ा शॉक होऊंगा, क्योंकि दे शुड गो इनटू द सेमीफाइनल्स। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मुझे इज़ेकियल पलासियोस की जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ही वॉज प्लेइंग एज अ राइट साइडेड सेंट्रल मिडफील्डर, और बायर लेवरकुजन के लिए वो खेलते हैं। एंड आई थॉट जो रोड्रिगो डिपॉल का जो रोल होता है वो पलासियोस कर रहे थे, एंड पलासियोस वॉज लाइक एन इंजन, ठीक है। पूरे ग्राउंड को कवर करना, टैकल्स जीतना, ग्राउंड ड्यूज जीत रहा था, वो एरियल ड्यूज जीत रहा था, बॉल को अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा था, एंड ही वॉज ब्रेकिंग अप द प्ले एज वेल। अगर सामने से अटैक आता था उसको रोकता था। सो ही वॉज अ प्रॉपर बैरियर, ठीक है। और एक तरह से रनर भी, एज अ रनर भी वो था वहाँ पे, वो प्रोवाइड कर रहा था वो एक ऑप्शन, ठीक है। पास करने के लिए हमेशा एक ऑप्शन वो होता था, तो ही वॉज वेरी गुड। तो मुझे उसकी गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके साथ लो सेल्सो खेल रहा था। पैरेडीज़ ने ऑब्वियसली पेनल्टी मिस कर दी, बट पैरेडीज़ ने जैसे फर्स्ट मैच में मैंने कहा था कि बहुत अच्छा खेला था, उसको सेकंड मैच में भी स्टार्ट करना चाहिए था। ही डिड नॉट स्टार्ट इन द सेकंड मैच, तो आई थिंक पैरेडीज़ को स्टार्ट करना चाहिए था। एंड इस मैच में जब उसने स्टार्ट किया, बारिंग दैट पेनल्टी, ही हैड अ ग्रेट गेम अगेन एज अ डिसरप्टर, क्योंकि वो हमेशा एज अ डिसरप्टर खेलता है। और उसके साथ रोड्रिगो डिपॉल होता है या मैकैलिस्टर होता है। एंजो आजकल नहीं खेल रहा क्योंकि एंजो की इंजरीज के थोड़े से इश्यूज हैं। लास्ट गेम में आई थिंक एंजो खेल रहा था, सो मैकैलिस्टर भी नहीं था यहाँ पे, और लो सेल्सो के लिए वो जा रहे थे। तो वो इतने सारे चेंजेस करने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस पे और अटैकिंग प्ले स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही इंट्रिकेट पासेस, 1-2 पासेस, क्विक डोमिनेटिंग पासेस, और 74% पोजेशन रखी अर्जेंटीना ने, ठीक है। अब अर्जेंटीना का ये होता है कि चांसेस बहुत क्रिएट करती है। फर्स्ट मैच अगर तुम निकाल के देखो अर्जेंटीना का, तो 9 चांसेस थे और उसमें से जो 7 चांसेस थे उन्होंने मिस कर दिए थे। इवन दो दे स्कोर्ड 2 गोल्स, उन्होंने 7 चांसेस मिस कर दिए थे। तो ये चांसेस अगर फिनिश करना शुरू हो जाए ना तो कमाल हो जाए। आज लोतारो मार्टिनेज ने पहली बार स्टार्ट किया है सिंस दैट फीफा वर्ल्ड कप इन अ मेजर टूर्नामेंट फॉर अर्जेंटीना। 27 गोल मार के आया इंटर मिलान के लिए।
लोतारो मार्टिनेज। और इस मैच में जैसे ही उसने पहली बार स्टार्ट किया इन अ मेजर टूर्नामेंट फॉर अर्जेंटीना, ही स्कोर 2 गोल्स। अब लोतारो मार्टिनेज का ये कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि वो पीछे ड्रॉप इन तो करता है लेकिन वो डिफेंडर को बुखला देता है, यानी डिफेंडर उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि ये पीछे ड्रॉप इन करेगा या ये रन मारेगा इन बिहाइंड, ठीक है, या ये साइडवेज हाफ स्पेस में चला जाएगा लेफ्ट में, या राइट हाफ स्पेस में चला जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। तो वो उस वजह से वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, दैट डायनामिक नेचर ऑफ लोतारो मार्टिनेज ऑफ द बॉल, जो कि काई हैवर्ट्स के पास भी है, लेकिन लोतारो मार्टिनेज की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर काई हैवर्ट्स से कंपेयर किया जाए। तो वो जो चीज़ है ना, आई फील लोतारो मार्टिनेज की बेटर होती जा रही है, और उसका वर्क रेट भी बहुत अच्छा था, उसका होल्ड अप प्ले बहुत अच्छा था, उसका लिंक अप प्ले बहुत अच्छा था, उसका इन बिहाइंड रन बहुत अच्छा था, उसका ये विजन कि कैसे डिफेंडर्स को ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद इन बिहाइंड रन एकदम से टर्न करके निकालना है, वो बहुत कमाल था। सो लोतारो वॉज जस्ट ब्रिलियंट। थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ जो वहाँ पे खेल रहे थे आज, टैग्लियाफिको आज खेल रहा था और एक्विना नहीं खेल रहा था। मैं एक्विना को प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो इन बिहाइंड रन निकालता है, वो ओवरलैपिंग रन निकालता है, वो ज़्यादा अटैकिंग है, वो फाइनल थर्ड में ज़्यादा घुसता है इन कंपैरिजन टू दिस टैग्लियाफिको। बट टैग्लियाफिको डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड है, ठीक है। अभी मैं जर्मनी की भी एग्जांपल दूंगा बाद में, लेकिन टैग्लियाफिको बहुत ज़्यादा सॉलिड है डिफेंसिव वाइज, ठीक है, और वो अच्छे क्रॉसेस भी प्रोवाइड कर सकता है इन एडिशन टू दैट। तो जब मेसी खेलता है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार अगर मेसी खेल रहा है या लेफ़्ट साइड पे आप उसको खिला रहे हो, जूलियन एल्वारेज को फॉर एग्जांपल खिला रहे हो, कभी कभी खिलाते नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर एक्विना खेलना चाहिए ताकि वो विड्थ प्रोवाइड कर सके और वो स्ट्रेच कर सके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अर्जेंटीनियन फ्रंट लाइन, ठीक है, वो होना चाहिए। सो वो कर रहा था एक्विना, लेकिन टैग्लियाफिको वाज आल्सो गुड क्योंकि आज ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आज कौन खेल रहा था, गर्नाचो खेल रहा था लेफ्ट साइड से, और गर्नाचो स्ट्रेच करता है प्ले को। गर्नाचो जो है ना, उसकी मुझे लग रहा है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन नहीं हो रही विद हिज प्लेयर्स, और वो वेव लेंथ जो है ना इंटरनेशनल अर्जेंटीनियन प्लेयर्स के साथ उसकी मैच नहीं हो रही, जिस तरह उसकी मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स के साथ एक टेलीपैथिक सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन होती है, वो उसकी अभी नहीं है वेव लेंथ। एंड ही इज़ ओनली 19 अभी, आई थिंक मंडे को 20 साल का हो जाएगा, वो मंडे को शायद 20 साल का हो जाएगा। कल मेरी भी वैसे बर्थडे, बट हु केयर्स। लेकिन बात ये है कि ही वॉज गुड। अगर हम देखें तो फिजिकलिटी वाइज उसको पेरू वाले जो प्लेयर्स थे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, लेकिन फिजिकलिटी वाइज वो बाकायदा लड़ रहा था और बाकायदा ही वॉज डूइंग वेल। इवन दो उसने टेक ऑन सिर्फ एक कंप्लीट किया 4 में से, आई थिंक 4 में से एक टेक ऑन कंप्लीट किया, बट उसकी जो डायरेक्टनेस है, ठीक है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो स्ट्रेच ऑफ प्ले है ऑफ द बॉल उसकी गेम अच्छी है, वर्क रेट उसका अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो इन कर जाएगा और वो एक स्टारलेट बनेगा अर्जेंटीना का और मेन प्लेयर बनेगा अर्जेंटीना का, मुझे ये लगता है। लेकिन अभी उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। अभी मुझे नहीं लगता ही इज़ रेडी टू स्टार्ट फॉर अर्जेंटीना, मुझे नहीं लगता ही इज़ रेडी। तो आई थिंक अभी यही होना चाहिए कि मेसी, जूलियन एल्वारेज और डी मरिया जो हैं वही खेलें, उन्हीं का एक फ्रंट 3 होना चाहिए, या फिर आप लोतारो मार्टिनेज को डाल दो। बट ओवरऑल बहुत ही कमाल गेम थी अर्जेंटीना की और पेरू की। आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि किसको स्टार्ट करना चाहिए अगले मैच में, जो कि क्वार्टर फाइनल होगा अर्जेंटीना का, हु शुड प्ले। अगले मैच पे आ जाता हूँ इटली का। इटली ने जो है ना, मैंने सोचा था कि शायद वो फाइनल तक चले जाएँ या सेमीफाइनल तक एटलीस्ट चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैलिया फ्योरी नहीं खेल रहा था, जॉर्जिनियो नहीं खेल रहा था, ठीक है, फिर आपने एल शराबे को खिला दिया, ठीक है, फिर आपने ऐसे प्लेयर्स को खिलाया, क्रिस्टांटे को खिला दिया। इवन तो क्रिस्टांटे खेला हुआ है इस यूरो में, पहले उसको मिनट्स मिले हैं। देन अगेन क्रिस्टांटे हैड अ शिट गेम, ठीक है, इवन बरेला हैड अ शिट गेम, ठीक है, बरेला तो कंटिन्यूसली खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो मिडफील्ड है ना, इसमें जॉर्जिनियो का होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपने जॉर्जिनियो को नहीं खिलाया और ये एक बहुत बड़ी जो थी ना मिस्टेक थी मेरे हिसाब से। और एक प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बार बार अगर 4-5-1 में डिफेंड कर रही है इटली या 4-4-2 में इटली डिफेंड कर रही है, तो हाफ स्पेसेस आप यूटिलाइज़ करने दे रहे हो, धागे खोलने दे रहे हो स्विट्ज़रलैंड को कि वो आपको आके अटैक करे। उनका जो एक प्लेयर था एबिस्चर, ठीक है, ही मोस्टली प्लेज ऑन दैट लेफ्ट विंग बैक साइड या लेफ्ट हैंड साइड। अगर तुम ये एवरेज पोजीशन भी देखोगे उसमें वो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आएगा, लेकिन वो क्या करता है, वो इंटरवल्स ऑफ मैचेस में क्या करता है, वो सेंट्रल आके ओवरलोड्स क्रिएट करता है और वो क्लस्टर्स क्रिएट करता है, जो कि रिलेशनिज्म का प्रिंसिपल है, ठीक है। वो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए वो 5th मैन बनता है, ही बिकम्स दैट 5th मैन, ताकि दूसरे फ्लैंक के ऊपर क्या हो सके,
थर्ड मैन रन बन सके और दूसरा बंदा जो है वो थर्ड मैन रन निकाल सके। तो वो बीच में सेंट्रल जोन के अंदर आ जाता है। और ये एबेस्चर की बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग बैक, ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग एज अ सेंट्रल मिडफील्डर और एज एन अटैकिंग मिडफील्डर समटाइम्स ऑफ द बॉल। तो वो जो चीज़ है ना, या जब बॉल होती भी है स्विट्ज़रलैंड के पास तो वो ओवरलोड क्रिएट करने के लिए उधर चला जाता है। तो उसने कंफ्यूज करके रख दिया बिल्कुल इटली को। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि यार हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड अगर डिफेंड करें तो फिर राइट पे कैसे डिफेंड करेंगे। सो वो बिल्कुल एक तरफ जो है ना उन्होंने ओवरलोड क्रिएट कर दिया एक ही तरफ। सो दैट वाज वन प्रॉब्लम जो कि मुझे नज़र आ रही थी कि यार ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है यहाँ पे। इटली को के जो पर्सनल है ना, जो स्पेलिटी ने पर्सनल खिलाए हैं वो बिल्कुल मतलब बुलशिट पर्सनल्स थे जो उसने खिलाए हैं। मतलब आप एल शराबे को किस तरह स्टार्ट करवा सकते हो इतने बड़े मैच में जो कि राउंड ऑफ 16 का मैच है? कैसे फैगियोली को आप कैसे स्टार्ट करवा सकते हो? आई नो फैगियोली स्टार्ट किया है उसने पहले भी, लेकिन देन अगेन कोई भी आप रोमा के प्लेयर्स देख लो, दे डिड नॉट प्ले वेल। सो जो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे उनको जो है खिला दिया गया, और जो फॉर्म में थे वो जो प्लेयर्स थे वो बेंच पे बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मसला था। फिर जकागने को भी आपने बेंच पे बिठा दिया, जिसने लास्ट मैच में क्रोएशिया के अगेंस्ट उसने गोल स्कोर किया था। आप उसको स्टार्ट करवा के देख तो लेते कि स्टार्ट करके कैसा खेलता है वो, लेकिन आपने उसको प्लान बी ही रखा। तो आई थिंक यहाँ पे पर्सनल को अगर ये थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना चेंज कर देते, या कुछ ऐसे प्लेयर्स लेके आते जो कि डायनेमिक होते, तो शायद कहानी कुछ और होती। मुझे स्कैमाका से कोई मसला नहीं है, स्कैमाका वैसे भी खेलता हुआ आ रहा है। किएज़ा को आपने बॉल ही नहीं दी, किएज़ा के पास बॉल ही नहीं आई, वो गेम से बिल्कुल आइसोलेट हो गया और वो कट ऑफ हो गया। उसके पास पास ही नहीं आ रहा। अगर उसके पास मिडफील्ड से पास ही नहीं आ रहा तो वो बेचारा करे क्या? और जब भी उसके पास बॉल आती थी वो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करके और अफेक्ट करके देता था, शॉट्स भी लेता था, इवन दो वो ब्लॉक हो जाती थी, बट देयर वॉज एन इम्पैक्ट फ्रॉम किएज़ा। लेकिन वो इम्पैक्ट कैसे मैक्सिमाइज होता है जब पीछे से बॉल ही नहीं आ रही? ना बरेला बॉल निकाल पा रहा है, ना फैगियोली बॉल निकाल पा रहा है, तो बॉल तो निकल ही नहीं रही पीछे से। मीन्स के एक प्योर डिसकनेक्ट है बिटवीन द मिडफील्ड लाइन एंड द अटैकिंग लाइन, और आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। देयर इज़ नो पासिंग एक्यूरेसी इन द फाइनल थर्ड। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड पे एबेस्चर के साथ खोला है, और एबेस्चर की असिस्ट भी बहुत बहुत ज़बरदस्त असिस्ट थी। फ्रॉयलर का वो रन जो उसने हाफ स्पेस में निकाला, ठीक है, उसने बिल्कुल तितर पितर करके रख दिया, टोटली तितर पितर करके रख दिया। और फ्रॉयलर का गोल बहुत ही कमाल था। फिर उसके बाद रूबन वारगास, आपने रूबन वारगास को बॉक्स के अंदर इतना टाइम दिया, इतना स्पेस दिया, उसको किसी ने क्लोज डाउन ही नहीं किया। यू डिड नॉट क्लोज हिम डाउन। तो अगर आप उसको क्लोज डाउन नहीं कर रहे, बॉक्स के अंदर वो है, तो फिर तो आपने गोल खाना है। एंड हिज फिनिश वॉज एक्सक्विजिट। तो ना ही इंटेंसिटी थी, ना ही पासिंग एक्यूरेसी थी, ना ही सिंक्रोनाइजेशन थी। और अगर ये एवरेज पोजीशन देख लो तुम एक बार, इसको तुम देखो, ये इटली का है। हाफ लाइन से आगे जो इटली का राइट हैंड साइड है, वो हाफ लाइन से आगे तो कोई जा ही नहीं रहा। हाफ लाइन से आगे तो बिल्कुल ही स्पेस खुला हुआ है, सारे अंदर पीछे बैठे हुए हैं। तो आप इतने डीप बैठे हुए हो पिच के अंदर कि आप आगे तो जा ही नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, जो कि इटली को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि हम राइट साइड से कैसे अटैक करें। जो भी हो रहा था जी अल शराबी से हो रहा था, और अल शराबी वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। वो कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं पता था उसको कि क्या करना है। तो सिलेक्शन गलत है, हर चीज़ गलत है। जाका की मैं तारीफ़ करूँगा, मोस्ट प्रोग्रेसिव पासिस फॉर स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, हैड अ फिनोमिनल गेम। उनका एक प्लेयर था एंडोए जो कि बोलोनिया के लिए खेलता है। एंडोए यार कमाल प्लेयर है वैसे। थ्रू आउट मैं बात करूँ, थ्रू आउट जिस तरह वो यूरोज़ में स्विट्ज़रलैंड के लिए खेला है, ही हैज़ बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और मेरा फेवरेट प्लेयर बन चुका है वो स्विट्ज़रलैंड के लिए एज एन इनसाइड फॉरवर्ड। तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी ड्रिबल्स भी होते हैं, स्किल भी है लड़के के पास, और अभी भी काफ़ी उसके पास टाइम है, काफ़ी यंग प्लेयर है। सो आई थिंक ये जितना भी प्लेयर्स जो हैं जो थियागो मोटा के अंदर खेल रहे हैं, सारे अच्छा खासा फ्लरिश कर रहे हैं यूरोज़ के अंदर। और ये जो क्लस्टर्स वाली जो फ़िलासफ़ी है ना, ये जो फर्नांडो डिनीज की रिलेशनिज्म वाली फ़िलासफ़ी है, यूरोज़ में काफ़ी टीम्स इसको अपना रही हैं। जो मैंने एबेस्चर वाली बात की वो हो रहा है। स्विट्ज़रलैंड ने बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेली और बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड और यूनाइटेड प्रेस था उनका, ठीक है, और बहुत हाई इंटेंसिटी थी। दे वर प्लेइंग लाइक अ जर्मन साइड। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जर्मन बुंडेसलीगा साइड खेल रही है, तो उस तरह वो खेल रहे थे। सो वो बड़ा इंप्रेसिव था स्विट्ज़रलैंड की तरफ से। एक जो नेक्स्ट मैच है जिसके ऊपर मैं अब आने वाला हूँ, जर्मनी इटसेल्फ, उसके ऊपर हम आते हैं। बुंडेसलीगा का मैंने नाम लिया, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क। पहले तो मैं उस ऑफ साइड के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ठीक है, और उससे भी पहले
उस डिसीजन के ऊपर बात करते हैं जो कि निको श्लॉटरबैक वाला डिसीजन था, ठीक है। अब निको श्लॉटरबैक वाला जो डिसीजन था, मेरी नज़र में वो गोल रूल आउट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो इनफ कॉन्टैक्ट नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा जो फाउल हुआ बॉक्स के अंदर वो इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था कि आप उसको गोल को रूल आउट कर देते। मुझे लगता है कि निको श्लॉटरबैक को उसका गोल दे देना चाहिए था, वो गोल नहीं हुआ। श्लॉटरबैक की जो असिस्ट थी एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट थी फॉर जमाल मूसियाला, और जमाल मूसियाला का फिनिश भाई अमेजिंग। मैं अक्सर कहता हूँ कि फुलक्रुक जो है ना वो बेस्ट फिनिशर है जर्मनी के अंदर एज ए स्ट्राइकर, एज ए टारगेट मैन। बट अगर विंगर्स में जाओ तो भाई मूसियाला इज़ ऑन अनदर लेवल, ठीक है, मूसियाला इज़ ऑन अनदर लेवल। लेकिन हाँ, टारगेट मैन में आज भी मैं कहता हूँ फुलक्रुक इज़ द बेस्ट फिनिशर जर्मनी हैज़ अभी। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल ये जो अभी आपने ऑटोमेटेड VAR यूज़ किया है। मुझे ऑटोमेटेड VAR बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ये इंग्लैंड में भी आए, क्योंकि अक्टूबर में कह रहे हैं कि ये इंग्लिश प्रीमियर लीग में स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे आपको क्लियर पता लग जाता है कि यार ये जो टो है ना, टो ये बाहर थी, मतलब डेलेनी ऑफ साइड था और डेलेनी की टो जो थी वो बाहर थी एंड ही वॉज ऑफ साइड। और जो दूसरा जर्मनी का जो प्लेयर था उसका नज़र आ रहा था कि वो जो उस ग्लास वॉल है या जो भी ट्रांसपेरेंट वॉल है उससे उसका टच हो रहा है, लेकिन वॉल से बाहर नहीं निकल रहा। शायद आप ये कर सकते हो कि वो जो लाइन है उसको थोड़ा सा आप 1 सेंटीमीटर थोड़ा थिक कर दो, ऐसा हो सकता है, या 2-3 मिलीमीटर थिक कर दो, ताकि मार्जिन ऑफ एरर हो प्लेयर के पास, ठीक है। वरना तो इस तरह तो गोल्स जो है वो बिल्कुल ही ना रूल आउट हो जाएंगे और वो मैकेनिकल हो जाएगा, रोबोटिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मुझे ये पसंद है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है सेमी ऑटोमेटेड VAR से, और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव भी हो जाता है। मैं तो इसके हक़ में हूँ। आपको क्या लगता है, मुझे ये बताओ कि सेमी ऑटोमेटेड VAR में क्या बेहतरी आ सकती है और क्या चेंजेस हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये इसको मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये जो गोल है, ये जो एंडरसन का जो ऑफ साइड था वो रूल आउट नहीं होना चाहिए था, वो रूल आउट होना चाहिए था, क्योंकि सामने नज़र आ रहा है साफ कि डेलेनी की टो जो है वो ऑफ साइड है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मसला था मुझे निको श्लॉटरबैक से, उधर थोड़ा उन्होंने मुझे लगता है गलती की है, वरना ये जर्मनी 3-0 हो सकता था। सो वो एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ना उन्होंने वो किया। फिर उसके बाद एंडरसन का जो है हैंडबॉल हो गया और फिर काई हैवर्ट्स को मिली पेनल्टी। अब बात करते हैं काई हैवर्ट्स के ऊपर। काई हैवर्ट्स को स्टार्ट करना चाहिए या फुलक्रुक को स्टार्ट करना चाहिए? बहुत लोग इसमें बटे हुए हैं कि यार फुलक्रुक को स्टार्ट करवाओ, काई हैवर्ट्स को स्टार्ट मत कराओ। बहुत लोग इस चीज़ में भी बटे हुए हैं कि यार साने को स्टार्ट करना चाहिए, इवन दो वर्ड्स जो है वो उसी तरह का नंबर 10 है जैसे मूसियाला है और गंदोगान है और सेम नंबर ऑफ प्रोफाइल है, और क्योंकि वो खड़े खड़े पास कर देता है और खड़े खड़े थ्रू बॉल निकाल देता है फ्रॉम द सेंट्रल जोन्स और द वाइडर एरियाज़, तो वो इतना पेसी नहीं है जैसे मूसियाला भी नहीं है और जैसे गंदोगान भी उतना नहीं है। जबकि साने जो है वो एक डायनामिज़म प्रोवाइड करता है, वो पेस प्रोवाइड करता है, वो एक इन बिहाइंड रन प्रोवाइड करता है, डायरेक्टनेस प्रोवाइड करता है, जैसे रफाइल लियाओ इन पोर्चुगल, ठीक है। तो मसला ये आ रहा है कि साने जो है उस तरह से फिनिशिंग नहीं कर पा रहा, साने की डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, साने बॉल का जो पास है, जो वेट होता है, कभी कभी बहुत तेज़ होता है और कभी कभी बहुत स्लो होता है, ठीक है। साने स्ट्रगल कर रहा है, साने सिर्फ ये है कि डायरेक्टनेस प्रोवाइड कर रहा है और डायनामिज़म प्रोवाइड कर रहा है, बट दैट इज़ नॉट इनफ अगेंस्ट अ टीम जो कि आपको मिलेगी किस में, क्वार्टर फाइनल में, और वो होगी स्पेन हो सकती है। सो स्पेन के ख़िलाफ़ फिर आप क्या करोगे? सेकेंडली मुझे ये लगता है कि काई हैवर्ट्स, एक तो चीज़ ये कि ठीक है वो फिनिशिंग नहीं कर पाता, उसको मैं थोड़ा साइड पर रख देता हूँ, उसको थोड़ी देर साइड पर रखते हैं, वो फिनिशिंग नहीं कर पाता, बट वो जो ड्रॉप करता है और वो जो थर्ड मैन रन निकालता है और इन बिहाइंड रन निकालता है, फिर लेफ्ट पे चला जाता है, फिर राइट पे चला जाता है, वो जो डायनामिज़म प्रोवाइड कर रहा है ना, वो जो है ना, दैट इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट, क्योंकि वो इनवैल्यूएबल है। और वो अक्सर डार्विन नूनेस भी करता है, डार्विन नूनेस भी वो मूवमेंट करता है, ऑफ द बॉल जो मूवमेंट होती है एंड द वर्क रेट एंड द वे ही लिंक्स अप द बॉल विद द अदर प्लेयर्स, ठीक है, वो काई हैवर्ट्स बहुत अच्छा करता है। काई हैवर्ट्स रन्स बहुत अच्छे निकालता है, टचेज़ अच्छे लेता है, उसकी टचेज़ और रन्स और फिजिकलिटी फिनोमिनल है, बहुत अच्छी है, ड्यूल्स भी जीतता है वो। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो फिनिशिंग नहीं कर पा रहा, और वो सिर्फ एक मसला है उसकी गेम का। 3 बिग चांसेस उसने मिस किए हैं कल के मैच में, इसलिए मुझे लगता है कि काई हैवर्ट्स को चांस देना चाहिए, बट मे बी फुलक्रुक नीड्स मोर मिनट्स। शायद फुलक्रुक को जल्दी ले आना चाहिए, शायद काई हैवर्ट्स को इतनी देर तक पिच के ऊपर नहीं रखना चाहिए। एक बात मैं करना चाहता हूँ डेविड राउम के ऊपर, और राउम जो है एंड मैक्सिमिलियान, किसको स्टार्ट करना चाहिए? अभी ये डिबेट चल रही है जर्मनी के अंदर, राउम को स्टार्ट करना चाहिए या मिचेल स्टैट, मैक्सिमिलियान मिचेल स्टैट को स्टार्ट करना चाहिए। अब मिचेल स्टैट का सीन ये है कि वो मिडल ऑफ द थर्ड्स वाले एरिया में रहता है, बिल्कुल हाफ लाइन के ऊपर,
ठीक है। डेविड राउम क्या करता है, वो थोड़ा सा आगे बॉम्बार्ड करता है, वो फाइनल थर्ड के अंदर जाता है और वो अटैक करता है। लेकिन डेविड राउम का जो क्रॉसेज हैं दे आर मच बेटर देन मैक्सिमिलियान। इवन दो फॉरवर्ड थ्रस्ट जो है वो मैक्सिमिलियान मिचेलस्टैड भी देता है, लेकिन डेविड राउम का ये है कि वो डायरेक्टनेस है, और ये है कि अगर बॉल आप जीतते हो तो आप गोल के ज़्यादा पास से बॉल जीत के अटैक स्टार्ट कर सकते हो, जबकि हो सकता है आप मैक्सिमिलियान के टाइम पे ये ना कर सको। डेविड राउम के टाइम आप जो है ना गोल के करीब से स्टार्ट कर सकते हो अटैक को। सो ये एक बड़ी अब डिबेट है कि किसको स्टार्ट करना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। और मैक्सिमिलियान जो है ही कैन गिव यू बेटर डिफेंसिव कवर अगर डेविड राउम से आप कंपेयर करो। डेविड राउम डिफेंसिवली इतना सॉलिड नहीं है। सो इस पे आप लोग क्या कहते हो कि क्या होना चाहिए? मुझे तो कल रूडिगर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, स्लॉटरबैक की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई, अमेजिंग थे यार, दोनों अमेजिंग थे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ स्लॉटरबैक इन अ जर्मनी शर्ट, तो कमाल था यार, कमाल। तो जर्मनी के लिए मुझे अच्छा लगा, और जर्मनी एंड स्पेन का क्वार्टर फाइनल हो सकता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या अगर आप किसी भी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस चीज़ से डिसएग्री करते हो और आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। हस्ता ला विस्ता।